अगला आ जाते हैं, अब दोनों को मिला के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इन्फ्लेशन के, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या बोलूँ, इसको ज़्यादा बेहतर वर्ड या तो देता हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस भी दो तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, या बेनिफिट्स और एडवर्सिटीज़, या कॉन्स, या फिर डिसएडवांटेजेस, जो भी कर लो। तो कॉन्सिक्वेंसेस किस किस के, इन्फ्लेशन के और डिफ्लेशन के। अभी डिसइन्फ्लेशन को अलग से टॉपिक मत समझना, वो भी इन्फ्लेशन ही होता है, बस वो टर्म को डिफ्लेशन से अलग करने के लिए कि कल को तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, डिसइन्फ्लेशन का लफ्ज यूज कर रहे हो डिफ्लेशन की जगह, कंफ्यूज ना हो जाओ, डिसइन्फ्लेशन हो या इन्फ्लेशन हो, दोनों इन्फ्लेशन ही होते हैं। बस 2 सालों के इन्फ्लेशन में अगर कमी आ जाए तो जितनी कमी हुई ना वो डिसइन्फ्लेशन होती है। बहरहाल हम अभी बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, पॉजिटिव्स की, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के नेगेटिव्स की। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के नेगेटिव्स की, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव्स पे आ जाते हैं। इन्फ्लेशन के फायदे क्या क्या हैं। इन्फ्लेशन अगर होता है ना स्टेबल, लो और स्टेबल इन्फ्लेशन है ना, तो इकोनॉमी हल्के हल्के करके ऊपर जाती हुई नजर आती है, तो मोटिवेशन मिलती है। मसलन अगर एक सप्लायर है, उसको एंटिसिपेशन है ना कि ठीक है अब मेरे प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो और ज़्यादा को बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा ताकि अच्छे प्राइसेस कैप्चर कर सके मार्केट से, मोटिवेट होता है एफिशिएंट होने के लिए। जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करने से के लिए मोटिवेट होता है कि यार इन चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही तो अभी से ले लो, आगे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। पंखे महंगे होते जा रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है, अभी से खरीद लो, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें बिजली कम खर्च होगी, तो अभी से खरीद लो, प्राइसेस बढ़, सही। सो बिकॉज ऑफ दैट एंटिसिपेशन के फ्यूचर में प्राइसेस इन्फ्लेट होंगे, तो वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उनकी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब वो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इसी तरीके से सप्लायर जो है वो मोर इनटू बिजनेस आ रहे हैं कि यार ये बिजनेस अभी फ्लरिश करेगा कि उसमें बेटर प्राइसेस आ रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेबर जो है, लेबर को भी दिख रहा है कि यार हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ लेबर को भी इंक्रीमेंट मिल रहा है। बहुत ही खतरनाक इंक्रीमेंट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक इंक्रीमेंट को कवर करने के लिए प्राइसेस भी उतनी खतरनाक बढ़ानी पड़ेगी फिर प्रोडक्शन सेक्टर को, फिर तो मसला डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और लेबर थोड़े से इंक्रीमेंट में भी खुश हो जाएगा अगर उसको ये श्योरिटी हो कि मार्केट में प्राइसेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हमें आगे बढ़ते हुए नंबर्स नजर आते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन नेचर है कि वो उस तरफ प्रमोट होती है काम करने के लिए जहां उसको नंबर्स इन्फ्लेट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लेशन के फायदे हैं बहुत सारे। इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी होती है, मोटिवेट हो जाते हो, इकोनॉमिक एजेंट्स मोटिवेट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। डिफ्लेशन के फायदे क्या है, चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं अगर तो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ सकती है। कोई मिडिल इनकम वाला बंदा है या पुअर है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, कल तक उसकी नेसेसिटीज़ में ही सब खत्म हो जाते थे पैसे, अब वो नेसेसिटीज़ फुलफिल करने के बाद भी कुछ पैसे बच रहे हैं क्योंकि चीज़ें सस्ती हो गई ना, तो सप्लायर्स बढ़ गए तो चीज़ें ज़्यादा अबेंडेंटली अवेलेबल है, तो चीज़ों के प्राइसेस गिर गए, तो अब वो खरीद सकते हैं। अब वो खरीद सकते हैं तो कम प्राइसेस में, तो उनके पास जो लेफ्ट ओवर मनी है वो कहीं और स्पेंड कर सकते हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगे इससे। बिजनेसेस को डिफ्लेशन का ये फायदा है कि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, सही है। डिफ्लेशन को उन्हीं फायदों को नुकसानात में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही स्टोरी के अंदर से नुकसान की तरफ जाना तो हम उसको भी बना सकते हैं इकोनॉमिक्स में, उसी स्टोरी को फायदे की तरफ लाना उसको भी बना सकते हैं, जिसकी एक बहुत अच्छी मिसाल भी थोड़ी देर में देने वाला हूँ मैं आपको। बहरहाल इस तरह नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की वजह और डिफ्लेशन की वजह से बुराइयाँ क्या आती हैं। इन्फ्लेशन की वजह से बुराइयाँ ये आती है भाई प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग लेना छोड़ दें, सही। बढ़ते हुए प्राइसेस की इकोनॉमी में लोग लेना छोड़ दें। अभी थोड़े पहले कह रहा हूँ जहाँ बढ़ते हुए प्राइसेस हो ना तो लोग ले लेंगे अभी से, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में और प्राइसेस बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ ही कि बढ़ते हुए प्राइसेस हैं तो लोग लेना छोड़ देंगे, सही है। तो एक किसी भी जानिब आप मोल्ड कर सकते हो बात को, डिपेंड करता है आप केस के अंदर कैसे अप्लाई कर लो उस बात को, सही है। तो इन्फ्लेशन के और नुकसान ये कि किसी एक जगह पर प्राइस, और खासतौर पर हाई इन्फ्लेशन के नुकसान की बात हो रही है। लो स्टेबल तो अच्छा ही होता है, हाई इन्फ्लेशन के नुकसान की बात हो रही है। हाई इन्फ्लेशन का नुकसान ये है कि आपकी मार्केट ना एक जगह पे सेट नहीं हो पा रही, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी रुक जाएगा। यार पता नहीं आज क्या प्राइस है, कल क्या प्राइस हो जाए। आज वेज रेट गवर्नमेंट ने सेट किया $20 और पिछले साल 2 दफ़ा चेंज कर चुकी है गवर्नमेंट। अब मैं एक प्लानिंग करके एंटर हूँ मार्केट में और फिर वेज रेट और बढ़ जाए अगर मेरा, तो मेरी तो इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो इनपुट कॉस्ट भी महंगी हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो नुकसान है। जिस तरह फर्म्स को डिफ्लेशन का फायदा है ना कि उनके इनपुट सस्ते हो रहे हैं तो वो और सप्लाई करना चाहेंगे, इसी तरह फर्म्स को इन्फ्लेशन का नुकसान है इनपुट की नज़र से कि उनके इनपुट्स महंगे हो रहे हैं तो फिर कम सप्लाई करना चाहेंगे।
जिस तरह फर्म्स को फायदा है ना इन्फ्लेशन का बेचते हुए माल, कि हम बेचेंगे तो हमें अच्छे प्राइस मिलेंगे, ज़्यादा प्राइस मिलेंगे, इस तरह फर्म्स को नुकसान है डिफ्लेशन का बेचते वक्त, कि अगर हमारी चीज़ें बिकी और कम प्राइस मिले तो कल तक मैं जो प्राइस पे बेच रहा था अब उससे कम प्राइस मिल रहा है, तो नाउ आई एम डिमोटिवेटेड इन दिस सेक्टर, मैं नहीं कर सकता इतने पे काम, ठीक है। तो हो सकता है वो निकल ही जाए और उसके पास कोई बेटर ऑप्शन हो, वो किसी और कंट्री में जाके अपने रिसोर्सेज लगा दे जहाँ उसको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हो। क्लियर? तो ये बहुत सारे मैंने एक खाली आप लोगों को फेयर रफ आइडिया देने के लिए बोला है, वरना पूरे हेड्स बने हुए यहाँ पर कि लो और स्टेबल इन्फ्लेशन के फ़वाइद क्या हैं, और इसके बाद प्रॉब्लम्स विद हाई एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। लो और स्टेबल इन्फ्लेशन तो अच्छा ही होता है, 2 to 3% तो अच्छा होता है, लेकिन अगर हाई इन्फ्लेशन है, राइजिंग इन्फ्लेशन है तेज़ी के साथ, तो फिर उसके नुकसान क्या हैं। कंज्यूमर्स को ये नुकसान है कि उनके पैसों की वर्थ गिरती चली जाएगी। मार्केट में प्राइस बढ़ते चले गए ना, तो वो जो कमा के ला रहे हैं उसकी वर्थ कम होती जा रही है। कल तक वो 20,000 की जो परचेजिंग पावर थी उनकी, हर महीने का खर्चा निकाले के बाद 20,000 बचते थे उनके पास, या फॉर एग्जांपल उनके पास कंज्यूमर जो है उसकी इनकम के अंदर एक सब दूसरी इनकम भी शामिल के रेंट चार्ज करता था, तो जॉब करके आके जितना कमाता था वो घर पे खर्च हो जाता था, रेंट से 20,000 रुपये ऊपर बचते थे। अब इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर बचने वाले पैसे भी नहीं बच रहे, क्योंकि जॉब से ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो जो रेंटल से कमा रहा था रिसीव करके वो सब भी खर्च हो गया उसका। सही, तो क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी पैसा है उसकी रियल वैल्यू गिरती जा रही है। मार्केट में प्राइसेस बढ़ने का मतलब है वही 100 की नोट अब आपकी कम परचेज कर पाएगी। कल तक उसी 100 की नोट से अगर आप 1 लीटर ऑयल खरीद पा रहे थे कुकिंग ऑयल, अब उस 100 की नोट से आधा लीटर कुकिंग ऑयल खरीद पा रहे हो। आपके लिए ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल हो गए। सही है, तो इन्फ्लेशन का नुकसान है ना ये, कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर गिर जाती है। फिर इसी तरीके से वर्कर्स की वेजेस की परचेजिंग पावर गिर जाती है, वर्कर को जो वेजेस मिल रही है, ठीक है ना, उसकी अहमियत कम होती चली जाती है जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं। चलो वो वर्कर्स जो अपनी वेज रेट बढ़वा सकते हैं, उनका इतना है असरो वसूख है एम्प्लॉयर पे, उनका ट्रेड यूनियन इतना स्ट्रांग एंड एवरीथिंग कि वो बार्गेन कर सके, तो अलग बात है। लेकिन वो जो वीक पोजीशन में, जिनको लगता है अभी वेज बढ़ाने की बात करूंगा तो निकाल ही ना दे, जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, कोई दूसरे 10 खड़े हैं उसके पीछे, तो इस तरह की लेबर बेचारी नुकसान में ही रहती है। बिकॉज उनकी जो वेजेस हैं, उस जिस तरह पैसे की कदर गिर रही है तो उनकी वेजेस की भी कदर गिर ही रही है ना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क भी आ जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हुई तो सप्लायर अपनी इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहेगा। उसके लिए सप्लायर के पास अगर 10 एम्प्लॉयज थे तो हो सकता है 2-3 को निकाल दे और बाकी 6-7 जो हैं उनको ओवर टाइम पे करके उन्हीं से काम ले ले पूरा। समझ आ रही है? सो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। जो सेविंग्स कर रहे हैं उनका सुनो, अगर सेविंग्स आपकी कैश की सूरत में आपने कहीं पर की हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं $2,000 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद वो बैंक आपको $2,000 ही वापस करेगा। 3 साल बाद उस $2,000 की वो वर्थ थोड़ी होगी जो आज है। परचेजिंग पावर 3 साल बाद उन $2,000 की इतनी नहीं होनी। लेकिन बैंक को भी आपने ऐसे नहीं रखवाया। बैंक आपको अगर उसका रिटर्न देता है, इंटरेस्ट की सूरत में रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज उसका, तो इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो भी तो एक फिक्स है ना। लेट्स सपोज अमाउंट पर एनम 5%। अब पर एनम 5% का मतलब $2,000 के ऊपर पूरे साल $100 मिलना। अब वो $100 मिलेगा। अब मार्केट प्राइस अगर बढ़ती चली जा रही है तो पहले साल जो $100 खरीद सकता था, दूसरे साल $100 से उतना भी नहीं आएगा। सही है? और आपका जो कैपिटल आपने लगाया हुआ उसमें कोई कैपिटल गेन तो है नहीं, कैपिटल गेन तो 0 है, क्योंकि 3 साल बाद 2,000 वापस मिलना है, ऐसा नहीं 2.5 मिल जाएंगे। और जो ऑपरेशनल गेन हो रहा है आपको हर साल जो $100 मिल रहे हैं वो भी वक्त के साथ अपनी वो कदर खो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एक बेटर ये, चलो एक कंपनी के $2,000 के आपने शेयर्स खरीद लिए और वो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है हर साल $60 का टोटल, इतने $2,000 की इन्वेस्टमेंट पर $60 डिविडेंड्स की सूरत में मिल रहा है। ठीक है, तो पहले साल जो $60 मिल रहे हैं वो दूसरे साल के $60 से फिर स्ट्रॉन्ग हो गए। दूसरे साल जो $60 मिल रहे हैं वो वीक है। तीसरे साल जो $60 है वो और वीक है। कब? जब इन्फ्लेशन चल रही है। हाँ, ये कि 3 साल बाद हो सकता है शेयर जब बेचने लगे, 3-4 साल बाद जब भी उसकी मर्जी शेयर बेचने लगे, हो सकता है $2,000 से ऊपर जा चुके प्राइस। इसे कहते हैं कैपिटल गेन ना, कैपिटल गेन आ गया। हो सकता है मार्केट वैल्यू अब उन शेयर्स की
$2200 दो। वो बैंक सेविंग्स में ये नहीं होता, बैंक में तो जितने रखवाए थे उतने साल गिवन पीरियड के बाद उतने ही वापस मिलने हैं, बस ये कि हर साल वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल $2200 मिलने की वजह से आपको कैपिटल गेन चलो एक हो गया, और ऑपरेशनल गेन 3 साल का $60, तो 3 साल बाद आप ये इन्वेस्टमेंट बैंक वाले से चलो आपको बेहतर लगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 2-3 साल बाद ये $2000 से ये भी तो रिस्क है कि $1800 पे चले जाए इसके शेयर प्राइस, कि इससे कोई बेटर कंपनी सामने आ गई या कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग सो वेल, हो सकता है ना। अच्छा बहरहाल, तो आप, मैं बात यहाँ पर ये कर रहा था कि जो सेविंग्स कर रहे हैं उनकी जो कैपिटल अमाउंट फिक्स की हुई है उन्होंने, और बिलखुसूस कौन सी वाली, वो कि जो अमाउंट ही वापस मिलनी है। ऐसा नहीं, ऐसा होता ना कि मैंने सोना खरीद के रख लिया, तो सोना तो चले अप्रिशिएटिंग एसेट है, या मैंने किसी ग्रोइंग कंपनी के शेयर्स खरीद के रख लिए, तो शेयर्स भी अप्रिशिएट होते हैं, कैपिटल वैल्यू बढ़ती है उनकी, $2000 के शेयर से ऊपर बढ़ सकते हैं और उनसे ऑपरेशनल गेन्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो एक अलग बात है कि उसमें फिर आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसी सूरत की फिक्स करवाई अमाउंट कि वो अमाउंट ही 2-3 साल बाद आपको उतनी ही वापस मिल रही, और हर साल उसके बदले रिटर्न मिलना है। तो एक तो हर साल जो रिटर्न मिलना है वो एयर बाय एयर अपनी रिटर्न वो वर्थ खोता रहेगा, क्योंकि हर साल $100 मिलने हैं, लेकिन एयर ऑन एयर हर $100, हर अगले $100 की पिछले साल की बनस्बत परचेसिंग पावर कम होती जा रही है, और 3-4 साल बाद जो आपके वापस मिले $2000 उसकी परचेसिंग पावर भी कम हो रही है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं लिखे हुए सेवर्स के लिए कि उनको ये नुकसान है इन्फ्लेशन का। लैंडर्स को क्या नुकसान है भाई, जो लैंड कर रहा है अमाउंट जितने साल के लिए कर रहा है, बिल्कुल सेवर्स की तरह, जो लैंड कर रहा है अमाउंट किसी को लोन दे रहा है, वो 4-5 साल के लिए लोन दे रहा है, उतना ही अमाउंट वापस मिलेगा उसको, तो 5 साल बाद तो उस अमाउंट की वक़्त उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। हाँ 5 साल तक जो वो ऑपरेशनल गेन हासिल कर रहा है, किसी किस्म के इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है जो, तो वो इंटरेस्ट भी जो उसको मिल रहे हैं, तो वो हर साल वो तो फिक्स अमाउंट मिलेंगे ना, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, तो वो हर साल जो है वो उसकी भी वैल्यू गिरेगी, राइट। यू गेट द पॉइंट। फर्म्स, बिजनेसेस को क्या नुकसान है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर तेजी से इन्फ्लेशन हो रही है तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनपुट कॉस्ट महंगी होती चली आ रही है, नुकसान है ना उनको। फिर उनको दूसरा ये कि वो फर्म्स हो सकता है कि जितनी स्पीड से उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, वो अगर प्राइसेस को बढ़ाएंगे तो मार्केट में स्टे नहीं कर पाएंगे, प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कवर अप कैसे करेंगे, तो फिर वो हो सकता है अपनी क्वालिटी गिरा दें, क्वालिटी गिराएंगे तो ब्रांड गिर जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो ये वाला नुकसान हो सकता है, ये यहां से पकड़ो तो वहां से नुकसान, वहां से खींचो तो यहां से नुकसान, इट्स समथिंग लाइक दैट। फिर मेन्यू कॉस्ट भी, अगर प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहे ना, तो मेन्यू कॉस्ट भी होती है। कैसी इकॉनमी जिसमें 3-4-5 दफ़ा प्राइसेस चेंज करने पड़ते हैं, तो हर दफ़ा नए कैटलॉग्स छपाना, नई हर जगह पर वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट करना कि प्राइस चेंज हो गए यहाँ वहाँ, कितने सारे, ये मेन्यू कॉस्ट कहलाती है कि आप प्राइस चेंज की वजह से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एडजस्ट करनी पड़ती है ना, वो भी तो आपकी कॉस्ट लगती है ना उस सब पे भी, कि आप एक सिंगल पॉलिसी पे नहीं चल पा रहे, ठीक है, दैट्स मेन्यू कॉस्ट। और इसीलिए जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी ऐसी पोजीशन पे आ गई कि इन्फ्लेशन बहुत फ्रीक्वेंट है, तो ऐसी पोजीशन पे वो फिर चॉक बोर्ड की तरह रखते हैं, जैसे मुर्गी वाले हैं, वो एक बोर्ड होता है चॉक बोर्ड की तरह, मिटा के वो लिख देंगे, प्राइस चेंज कर देंगे, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग, वॉलेटाइल है वो। इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को क्या मतलब नुकसान की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी को ये नुकसान है कि इन्फ्लेट हो रहे हैं ना अगर प्राइसेस, तो पूरी इकोनॉमी लेस कॉम्पिटिटिव हो रही है आलमी सतह पर, ग्लोबली, क्योंकि आपके मुल्क में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो जो आपके मुल्क से खरीदते हैं माल, वो कहेंगे यार यहाँ से तो अब महंगा मिल रहा है, और वो नहीं चाहते कि उनके मुल्क में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पहुंचे, तो आपसे परचेजिंग छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर स्टेबल प्राइसेस हैं, और वो शायद आपसे चीप भी हो गई हो अब, क्योंकि आपके प्राइसेस बढ़ गए, तो ठीक है, तो एक तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, ठीक है, दूसरा ये कि इकोनॉमिक एजेंट्स के दरमियान अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, डिलेमास में आ जाते हैं, लेबर को निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और परचेजिंग पावर गिर गई, तो ये पूरे ऐसे खतरनाक स्पाइरल्स क्रिएट हो जाते हैं, सही है। और अगर प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्वालिटी गिरा रहे हैं, क्वालिटी गिरा रहे तब भी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो रही, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आएंगी। दूसरी बात ये कि आपकी प्रोडक्ट्स अगर लो एंड होगी तो लोकल मार्केट भी शायद ना खरीदे, और दैट्स एन इशू एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल भी आ सकता है वो इशू। एक्सट्रीम केसेस हैं हाइपर इन्फ्लेशन के, बड़ी खतरनाक चीज है हाइपर इन्फ्लेशन। आप समझ लो एनुअल एक स्टैंडर्ड है सेट, 50% से ज्यादा सालाना इन्फ्लेशन जो है हाइपर इन्फ्लेशन है, कि आपके फॉर एग्जांपल बेस ईयर के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है किसी साल का 2020 का बेस ईयर था 100, उसके बाद 2021 का अगर CPI
160 पहुंच गया तो ये 50% से ऊपर का इन्फ्लेशन है। क्लियर हो रही है? ये 50% से ऊपर का इन्फ्लेशन है, मतलब ये हाइपर इन्फ्लेशन है। और ये हाइपर इन्फ्लेशन 50% से ऊपर कभी कभी तो ऐसा होता है क्योंकि ऐसे इंस्टांसेस आते हैं 12,000% इन्फ्लेशन हो गया सालाना, 1 मिलियन% इन्फ्लेशन हो गया, ऐसे ऐसे भी केसेस अभी मैं दिखाता हूं आपको, बड़ा खतरनाक है। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, करेंसी से कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है कि तो करेंसी इस काबिल ही नहीं खरीद के दे पाएगी कुछ, रोज रोज प्राइस चेंज हो रही है। तो अब क्या करें, तो लोग ज्यादा फिर एसेट्स के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं, करेंसी के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है फिर। सही। और ये पता है कब होता है यूजुअली, ये तब होता है फॉर एग्जांपल एक कंट्री उसके ऊपर लोन्स है। अब जब एक कंट्री है ना उसके ऊपर लोन्स है, वो लोन्स पे करने के लिए उसको डॉलर चाहिए, वो डॉलर्स के खरीदने के लिए नोट छाप रही है, अपनी लोकल करेंसी छापी जा रही है ताकि डॉलर परचेज कर सके। लेकिन जैसे जैसे लोकल करेंसी छापती जा रही है, डॉलर खरीदती जा रही है, उसकी लोकल करेंसी मार्केट में सप्लाई बढ़ती जा रही है लोकल करेंसी की। और जैसे जैसे मार्केट में लोकल करेंसी की सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे वो पैसा कदर खोता जा रहा है अपनी। समझ आ रही है? यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, करेंसी का बता रहा हूं। तो आपकी करेंसी पहले इतने में इतने PKR में, लेट्स सपोज 200 PKR में $1,000 खरीदने की मतलब वक़्त रखती थी। ओ मतलब 200 PKR में $1, 200 PKR में एक USD खरीदने की वक़्त रखती थी, ठीक है। अब सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट हो गई, सही है। उस सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ कि अब आपकी करेंसी जो है एक मिनट के लिए यहां पर थोड़ा सा मैंने स्विच कर दिया, गलत कर दिया। I'll just redo this. आपकी करेंसी 200 PKR में, बेस आपकी करेंसी है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे एक USD जो है 200 PKR में खरीद पा रही थी। अब आपकी करेंसी की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, तो अब आपकी करेंसी जो है वो 250 PKR में 0.5 USD खरीद पा रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ योर करेंसी। सही। मार्केट सप्लाई आपकी करेंसी की बढ़ गई। कैसे बढ़ी? क्योंकि आपको डॉलर चाहिए था, डॉलर खरीदने के लिए 200 में $1 मिल रहा है, तो 200 के हिसाब से नोटें छाप छाप के डॉलर खरीदना शुरू हो गए। तो एक दिन सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर ही मिल सकते थे जितने अवेलेबल थे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब अगले दिन जो आपको जैसे जैसे आप डॉलर खरीदते चले जाओगे वैसे वैसे वो महंगा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर महंगा होता जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज कि आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ती जा रही है तो आपकी करेंसी की परचेसिंग पावर गिरती जा रही है, तो डॉलर आपको और महंगा पड़ता चला गया। तो इवेंचुअली आपकी करेंसी वीक होती चली गई, ठीक है। और आप उसी से खरीद के अगर पे ऑफ कर रहे हो डॉलर्स, तो फिर अगले दिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी करेंसी बहुत वीक है। आप ये सोचो कि ऐसा दिन कि जब PKR 1 के बदले अगर $1 होता, ठीक है, तो अगर आपके मुल्क पे आज 90 या जो भी 150 बिलियन डॉलर्स का अगर मुल्क में कर्जा है तो वो 150 बिलियन रुपीस से उतर सकता। समझ रहे हो? लेकिन वो वीक ओवर द टाइम होती चली आ रही करेंसी। क्यों? वो इंटरनेशनल वाले बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले यूनिट में बात ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो वो वीक होने की वजह से पॉइंट ऐसा आ गया कि शायद एक पॉइंट आया होगा 10 रुपये का $1, तब इतने का लोन, 100 रुपये का $1, तब 15,000 बिलियन रुपीस का लोन, फिर 300 रुपये का $1, तब 45,000 अरब रुपए का कर्जा। समझ आई? अब आपकी इकोनॉमी ये सोचते, अच्छा 45,000 अरब का कर्जा है ना, तो हम 45,000 अरब नोटें छाप के कर्जा उतार देते हैं। जैसे जैसे नोटें छापना शुरू हो गए, एक साथ थोड़ी 45,000 अरब, जितनी नोटें छापोगे डॉलर लोगे तो मनी सप्लाई बढ़ गई, तो अब ये करेंसी और वीक हो जाएगी। फिर इस करेंसी की परचेजिंग पावर 300 पे $1 भी नहीं रहेगी, फिर शायद ये
600 रुपये का $1 बन जाएगा, सही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपकी करेंसी जो छापने की कॉस्ट है ना, पेपर छापने की कॉस्ट, वो पेपर ज़्यादा महंगा पड़ रहा है बनिस्बत जो उस पेपर के बदले आपकी वैल्यू मिल रही है आपको, सही। दिस इज व्हाट टेक्स टू द हाइपर इन्फ्लेशन स्टेज। अब कब ऐसा फॉर एग्जांपल होता है कि इतनी तेज़ी से एक कंट्री को छापनी पड़ जाए नोट्स? तो एक मिसाल है जर्मनी की। जर्मनी की जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ठीक है ना, तो वर्ल्ड वॉर 1 होने के नतीजे में ट्रीटी ऑफ वर्साई से वो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई थी, और ट्रीटी ऑफ वर्साई ने निर्दोष ही ठहराया था, मतलब गिल्टी ठहराया था कि जर्मनी जो है ना उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई है, ठीक है। और वो हार गए, सेंट्रल पावर्स हार गई। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी थी, उसके बाद हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सब थे। तो और वो भी था, तुर्की भी था, जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया। तो ये सेंट्रल पावर्स लूज कर गई, ठीक है ना। और अलाइड पावर्स जो हैं, जिसमें ब्रिटेन, इटली, यूएस, ठीक है ना, और जो यूरोपियन अदर स्टेट्स जो लड़ी थी, फ्रांस वगैरह, तो वो जापान भी अलाइड में ही था, वो जीत गई। अब ट्रीटी ऑफ वर्साई से ख़त्म हुआ मामला। ट्रीटी ऑफ वर्साई में बहुत सारी बातें थी कि जर्मनी इतने लैंड्स वापस करेगा, जर्मनी जो है अपने फला वॉर क्रिमिनल्स को जो है एक्स्ट्राडाइट करेगा, ठीक है, मतलब उनको पुट ऑन ट्रायल करेगा, उनको सज़ा देगा। जर्मनी के कोई कोर लीडर्स हैं उनको सज़ा मिलेंगी। फिर जर्मनी रिपेरेशन कॉस्ट देगा, जो वॉर हुई और नुकसान हुआ जर्मनी की वजह से हुआ, तो रिपेरेशन कॉस्ट बेयर करनी है अब जर्मनी को। अब वो जर्मनी को जो रिपेरेशन कॉस्ट बेयर करनी थी वो इतनी ज़्यादा थी, और एक तो जर्मनी का बहुत सारा लैंड भी चला गया कि जहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल वगैरह उसको प्रोड्यूस करके, प्राइमरी सेक्टर बहुत सारा से प्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ सेल आउट करके कुछ ना कुछ पे बैक करता है रिपेरेशन के तौर पे। तो एक तो वहाँ से इनकम लूज हुई बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारा लैंड लूज हुआ। फिर एक बहुत शॉर्ट टेन्योर के अंदर बहुत सारा पैसा अदा करना है। तो अब जर्मनी ने क्या किया, दे केप्ट प्रिंटिंग, व्हेन दे केप्ट प्रिंटिंग नोट्स टू पे ऑफ द रिपेरेशन अमाउंट्स। तो ऐसा हो गया कि उनके पैसे की कदर जो है ना वो बहुत नीचे चली गई। सो व्हाट हैपेंड, इतनी नीचे चली गई बिफोर द वॉर से पहले 1914 में 1914 में वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो वॉर से पहले एक यूएसडी के बदले जर्मनी की करेंसी थी मार्क्स, 4 जर्मन मार्क्स थे। एक यूएसडी जो है 4 जर्मन मार्क्स के बराबर था वॉर से पहले, ठीक है। 1920 तक वर्ल्ड वॉर 1 खत्म 1918 में हो गई थी और ट्रीटी ऑफ वर्साई वगैरह साइन हो गया। तो 1920 तक एक यूएसडी जो है 60 मार्क्स, पहले 4 जर्मन मार्क्स का एक यूएस डॉलर आ जाता था, उसके बाद 60 यूएस मार्क्स का 60 जर्मन मार्क्स का एक यूएसडी आने लगा। इतनी वीक हो गई करेंसी। फिर 1923 तक रिपेरेशन कॉस्ट बेयर कर करके पे कर करके नोटें छाप के इतना ही वीक कर दी करेंसी कि 20,000 मार्क्स का एक यूएस डॉलर। और यहां से तो कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। मार्च के महीने में, मार्च 1923 में 20,000 मार्क्स का एक यूएसडी था, और नवंबर 1923 तक जाके इतने मार्क्स का एक यूएसडी हो गया। नाउ जस्ट ट्राई टू रीड दिस। 4210.5 बिलियन मार्क्स का एक यूएस डॉलर, या 4.21 ट्रिलियन डॉलर्स का, 4.21 ट्रिलियन मार्क्स का एक यूएसडी। ये वो स्टेट है, ये वो वाली पोजीशन है यहाँ इस पॉइंट पे। 1923 में वो कंडीशंस आ गई थी कि अगर चंद स्टोरीज देखें ना तो क्या थी कि इकोनॉमी के प्राइसेस इतनी तेज। अब जाहिर है एक चीज की कदर गिर, एक करेंसी उसकी कदर गिर रही है, तो मार्केट में जो प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेड भी महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज और जो भी आपके एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह जितनी भी चीजें इस तरह की हैं जिसमें कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो कि कंज्यूमर बास्केट, वो सब बहुत घंटे मिनट प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए, इतनी तेजी से प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए। तो ऐसी स्टोरीज थी कि लोगों को एक व्हील बैरो पूरा भर के लेके जाना पड़ता था एक डबल रोटी लेने के लिए, ठीक है। ऐसी स्टोरीज के अगर एक इंसान के ब्रीफ केस में भर के पैसा है ना, तो चोर अगर चोरी करना आएगा ब्रीफ केस खाली करके ब्रीफ केस लेके चला आएगा। एक बंदा कॉफी के लिए बैठा, पहली कप ऑफ कॉफी ली 5,000 मार्क्स की,
अगली कप ऑफ कॉफी लेने का 7,000 मार्क्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बड़े सारे इस तरह के, वो कितने मिथ है कितने जेन्युइन है। इस तरह की एक स्टोरी थी कि एक पेरेंट व्यामार जो है ना जर्मनी की एक स्टेट है व्यामार, इस तरह की है, ये स्पेलिंग है वाइमार व्यामार क्या पढ़ेंगे। वहाँ से बर्लिन गया, वही जर्मनी का एक और शहर है, ट्रेन लेके अपने पास पैसे लेके, बच्चे के जूते लाने थे बर्लिन से, तो ट्रेन पकड़ी वेमार से, बर्लिन गया और वापस आना था जूते लेके ट्रेन में, बस जो पैसे बचे थे उसमें वापस ही आ सकता था सिर्फ ट्रेन में। सही है। खेलने के लिए बच्चे से डबल रोटियां मंगवाए, 2 खेलने लग गया, फिर गया तो 1 डबल रोटी आ पाई उन पैसों में। दीज वर द स्टोरीज। यह हाइपर इन्फ्लेशन का केस है। ये देख रहे हो 200 जर्मन मार्क्स की डबल रोटी जनवरी 1923 में, और नवंबर 1923 तक 200,000 मिलियन मार्क्स की एक डबल रोटी, 200,000 मिलियन मार्क्स की एक डबल रोटी चंद महीने। तो हाइपर इन्फ्लेशन इज दैट इट कीप्स बिल्डिंग इन अ स्पाइरल ऑन टॉप ऑफ इटसेल्फ, और बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी वो वाली मल्टीप्लाई वाली ग्रोथ नहीं, पावर वाली ग्रोथ, एक्सपोनेंट लग जाता है ना वैसी वाली। तो इतनी तेजी से वीक भी हो सकते हैं आपकी करेंसीज। हाइपर इन्फ्लेशन का ये केसेस होते हैं।